हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है सिंपल पेपर 2016-17 क्लास 10th का डिस्कस करेंगे और हम ये इसका बारे में हम देखेंगे ब्लूप्रिंट इसकी देखेंगे। हम देखेंगे क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है टाइम इसका 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 90। इसमें इसके दो सेक्शन है, ए एंड बी। ए जो है इसमें वो उसमें जो है अपने रिटर्न वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स, और जो है इस बाकी बी सेक्शन में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन इसमें कंपलसरी है। तो हम सीधा सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। ये केमिस्ट्री से आया है। इसका आंसर है हाइड्रोजिनेशन। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, ये है लिस्ट 2 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स डेट आर डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ फीमेल्स। दो ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताने जो कि मेल फीमेल से अलग हो। तो एक तो है ब्रीड, बियर्ड मतलब जो दाढ़ी हमारे आती है, और दूसरा है वॉइस जो चेंज हो जाती है। तीसरा एक है एडम्स एप्पल का साइज़, जो हमारे कंठ जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो हमारे गले के आगे होता है, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी साइज मेल्स में बढ़ जाती है। तो ये बायोलॉजी से आया है। थर्ड है इसमें राइट द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो वो होता है अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ को प्रोटेक्ट करना। तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वापस से ओजोन लेयर के टकरा के और बैग चली जाती है वापस, हवा मतलब एंटर नहीं कर पाती अर्थ की एटमॉस्फेयर में। तो जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट, सेकंड और थ्री, तो इसके अंदर जो है पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से, बाकी दो बायोलॉजी से आए। इसका मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस एक एक नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हेन ए कॉन्केव मिरर इज प्लेसिंग फेसिंग द सन रेज कन्वर्जिंग टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मतलब कि एक कॉन्केव मिरर है, अगर सन से रेज आ रही है तो 10 सेंटीमीटर जो है दूर मिरर से वो कन्वर्ज हो रही है। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर उसका फोकस है। इफ़ यू प्लेस 2 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल फ्लेम 2 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी अगर आप 2 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती को 20 सेंटीमीटर दूर रख देंगे एक्सिस ऑफ मिरर से, तो वेयर यू प्लेस द स्क्रीन टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल। तो आप इमेज ऑब्टेन करने के लिए स्क्रीन को कहाँ रखेंगे, और आपको डायग्राम भी बनाना है। ये न्यूमेरिकल है ऑप्टिक्स फिजिक्स से। ये सबसे पहले तो हमारे को फोकल लेंथ इसने पहली लाइन से दे दी है कि 10 सेंटी, अगर इन्फाइनाइट से रेत आएगी तो हम सब जानते हैं कि वो जो कन्वर्स होगी वो फोकस पे होगी। तो 10 सेंटीमीटर इसका फोकस है। इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, जो कि ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर अवे जो है ऑब्जेक्ट की जो है इसने प्लेसमेंट बताई है। तो यू जो है हमारा वो है 20 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एक केस याद होगा, जब हम प्रिंसिपल फोकस पे, मतलब जो फोकस है उससे जस्ट वो हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है फोकस उसका जस्ट हाफ होता है। तो फोकस अगर 10 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर पर ही ऑब्जेक्ट भी रखा है, यानी प्रिंसिपल यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो उसकी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। और तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही स्क्रीन को रखना पड़ेगा। तो जहाँ ऑब्जेक्ट ठीक वहीं पर उसकी इमेज बनेगी, लेकिन इमेज जो है इन्वर्टेड होगी, उल्टी उल्टी इमेज बनेगी। तो इसका आप रे डायग्राम आप वो वाला केस बना सकते हो, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो ये न्यूमेरिकल है पहला 2 नंबर का फिजिक्स से। फिर 5th नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये है कोलीफॉर्म, इफ़ यू फाइंड कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन ए सैंपल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए रिवर, व्हाट वुड यू कंक्लूड। अगर आपको कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिलता है पानी से, तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाला, गिव रीज़न फॉर सच काइंड ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये है कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से आप कंक्लूजन निकाल लोगे कि वाटर पोल्यूटेड है। अब इसका जो आप रीज़न दोगे वो ये है कि जो फिकस मटेरियल होता है, मतलब जो घर से जो वेस्ट निकलता है, जो स्टूल, जो जितनी भी सैनिटेशन वगैरह निकलता है, इसकी वजह से गार्बेज, तो इसकी वजह से कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ज़्यादा डेवलप होते हैं पानी के अंदर। तो इसका मतलब घर से सीधा फिकस मटेरियल वाटर के अंदर जा रहा है। इसके बाद जो है ये बायोलॉजी से आया है। इसके बाद ये विच नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, हाउ दिस हॉट स्पॉट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। सबसे पहले तो हॉट बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट क्या है, तो ये एक ऐसा एरिया होता है
जो कि इन्होंने फिक्स किया हुआ है WHO वालों ने, यूनेस्को वालों ने। तो इसके अंदर जो एक फिक्स एरिया के अंदर ना ही वहाँ पर आप पेड़ काट सकते हो, ना ही आप किसी जानवर को मार सकते हो। और ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, किसी मतलब उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ के प्लांट्स को, वहाँ के एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो वही होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और आप अच्छा, इससे इकोलॉजिकल, इसने पूछा है कि आप इससे इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन करोगे। तो मेंटेन तो ऐसे ही होगा कि अगर ये इनको काटेंगे नहीं हम, तो पेड़ पौधे पनपेंगे और जो बड़े होंगे और एनिमल्स वहाँ पे रहेंगे, तो वहाँ पे एक इकोलॉजिकल साइकिल चलती रहेगी रेगुलर। इसके ये, और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था। इसके बाद दो नंबर के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला जो था न्यूमेरिकल था फिजिक्स से, बाकी 2 बायोलॉजी से। तो आप देख सकते हो पहले भी अभी तक 4 बायोलॉजी के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 नंबर का और 1 नंबर के। और एक फिजिक्स से आया 2 नंबर का न्यूमेरिकल, और एक केमिस्ट्री से आया 1 नंबर का। इसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर चालू हो गए। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं। जो आइसोमर्स उसको कहते हैं जो कि जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है, जैसे उसी को आइसोमर कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि आइसोमर ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज आर नॉट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल सही है कि आइसोमर जो होते हैं, पहले मेंबर जो होते हैं 3 एल्केन सीरीज के, उनके लिए पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि जैसे एक कार्बन होगा तो उसकी सेम स्ट्रक्चर वाला दूसरा तो आप ला नहीं सकते। 2 कार्बन की आप स्ट्रक्चर चेंज कर नहीं सकते, 3 की भी नहीं कर सकते। कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो आप एक तो सीधे कार्बन लीनियरली अरेंज कर सकते हैं, एक के पीछे एक कार्बन, और एक आप हो सकता है कि आप आखिरी कार्बन को उठा करके जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर रख दो, तो स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। तो 4th नंबर पे ही आप चेंज ला सकते हो, शुरू के 3 एल्केन में नहीं ला सकते। इसके बाद है 8th नंबर पे है, तो ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। 8 नंबर पे जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, एट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक्स जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इट इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड सोलवेंट। ये बहुत अच्छा सोलवेंट है। उसका मोलिकुलर फार्मूला इसने दिया है C2H6O। तो ये डेफिनेटली एथेनॉल है, क्योंकि एथेनॉल बहुत ही अच्छा सोलवेंट होता है। और उसका फार्मूला भी इसने C2 दे दिया, तो इसने मतलब यानी 2 कार्बन है और H6O। फिर उसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, गिव्स वाई। ऑक्सीडेशन अगर आप एल्कोहल का करोगे तो वो ऑक्सीडेशन करते ही एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एथेनॉल कन्वर्ट हो गया एथेनोइक एसिड में। इसके बाद है कि ये इफर विच गिव ब्रेक इफरवेसेंस ऑन रिएक्टिंग विद NaSCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अगर आप रिएक्ट कराओगे तो इफरवेसेंस इसमें निकलेगी। तो एक्स रिएक्ट विद वाई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू गिव अनदर कंपाउंड Z विच है द प्लीजेंट स्मेल, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो इसमें आपको केवल एक्स और वाई आइडेंटिफाई करने, इसने थोड़े नीचे थोड़ा इन्होंने घुमाया है, पर लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि केवल एक्स और वाई। तो एक्स जो है हमारा इथेनॉल है, और जो वाई जो है वो है इथेनोइक एसिड। फिर इसमें पूछा है कि एंड जेड, अच्छा, एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो जेड है वो है एस्टर। तो एस्टर इसमें बना इस तरीके से कि जो इसमें जो Na निकला है वो जा करके उसने H को रिप्लेस करा है का एथेनोइक एसिड से, और वहाँ पर जुड़ा है, तो इससे एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। इसकी केमिकल इक्वेशन इसने कहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये आपको बुक में आसानी से देखने को मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी ये एक है ये। इसके बाद ये 2 केमिस्ट्री से क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 नंबर के। इसके बाद फिर से शायद एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए बिलोंग टू 3rd पीरियड एंड 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक एलिमेंट है ए, तो सबसे पहले तो कौन ही एलिमेंट ए है क्या। तो 18 ग्रुप होते हैं, 18, तो 17 नंबर पे हेलोजन्स आएंगे। इसके बाद 3 पीरियड, 3rd पीरियड, तो पहले पीरियड में तो होता ही नहीं है हेलोजन, दूसरे में होता है इसमें फ्लोरीन, और तीसरे में होता है क्लोरीन। तो डेफिनेटली जो ए है ये क्लोरीन है। इसके बाद राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए। तो एटॉमिक नंबर लिखना है हमें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ए का। तो एटॉमिक नंबर तो जो है वो आपको पता है कि इसके अंदर आएगा 17, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो 2, 8 और 7, 2, 8, हाँ 2, 8 और 7 आएगा। इसके बाद स्टेट वेदर ए
इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल है क्योंकि इसमें -1 चार्ज आ रहा है और इसमें नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी है। राइट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इफ़ ए रिएक्ट विद अनदर एलिमेंट बी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो जब ए रिएक्ट करेगा बी से किस तरीके का बॉन्ड बनेगा, तो सबसे पहले ये बी है क्या, तो इसमें देगा इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 281, तो 2 + 8 + 1, तो ये हो गया 11। 11 इलेक्ट्रॉन मतलब 11 एटॉमिक नंबर, यानी कि सोडियम की ये बात कर रहा है, तो Na+1 होता है, Cl-1 होता है, तो ये N प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म, तो जो केमिकल फार्मूला बना है वो है NaCl। तो ये केमिस्ट्री से तीसरा क्वेश्चन था 3-3 नंबर में। फिर ये अगला क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट्री से है, तो केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है 3-3 नंबर के क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को आप देखिए। सिलेक्ट द एलिमेंट हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ऐसा एलिमेंट चुनो जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसा पूरे पेरियोडिक टेबल में केवल एल्केन्स के साथ होता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें एल्केन है पोटेशियम के 19 जो है इसका एटॉमिक नंबर। इसके बाद सिलेक्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप के 2 एलिमेंट्स, तो इसमें एक तो है Be और Ca, यानी बेरिलियम और कैल्शियम एक ही ग्रुप में आते हैं ये। इसके बाद है राइट द फॉर्मूला एंड स्टेट द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन द एलिमेंट के रिएक्ट विद द एलिमेंट X ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो 287 जो है ये क्लोरीन का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कि जो K है यानी कि पोटेशियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो K+ और Cl-, तो KCl इसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसका नेचर ऑफ कंपाउंड, तो इसका नेचर कैसा होगा, फॉर्मूला हमने लिखी दिया KCl एंड द स्टेट द नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द एलिमेंट, तो नेचर होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा है, तो स्ट्रॉन्ग इसका बॉन्ड होगा। तो और इसके बाद ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं केमिस्ट्री के। इसके बाद 11 नंबर पे एक्सप्लेन विद द लेवल डायग्राम द डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस इन ईच ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ प्लेनेरिया वेयर द बॉडी इज कट इनटू 3 पीसेज। Now name this process and give an explanation of an organism in which similar process can be observed। तो प्लेनेरिया का आपने डायग्राम देखा होगा NCERT में। इसमें अगर आप हेड को, टेल को और बीच वाले पार्ट को अलग कर दोगे तो ये वापस से जनरेट होने लगता है, पूरे पूरे प्लेनेरिया इसमें दोबारा बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन, दोबारा जनरेट हो जाना किसी भी पार्ट का। इसके बाद इसमें नेम द प्रोसेस, तो रीजनरेशन इसकी प्रोसेस है। और सिमिलर प्रोसेस और कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, तो स्टार फिश में ऐसा देखने को मिलता है, आप कोई सी भी आम काट दो दोबारा रीजनरेट हो जाती है। अर्थवॉर्म में ऐसा देखने को मिलता है। लिजार्ड में जो टेल होती है वो भी दोबारा उग जाती है, कली की पूंछ जो है दोबारा आ जाती है, तो वहाँ पे भी रीजनरेशन देखने को मिलता है। एमीबा में भी देखने को मिलता है, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर, एक ही इसमें पूछा है एग्जाम्पल। तो ये पहला 3 नंबर में बायोलॉजी का क्वेश्चन था। इसके बाद है लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमन। कोई 4 कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बताओ, तो इसमें आप कोई से भी बता सकते हो, जैसे आप कोंडम बता सकते हो, तो मेल कोंडम अलग होता है, फीमेल कोंडम अलग होता है। इसके बाद आप पिल्स बता सकते हो, जो हार्मोनल पिल्स आती है खाने की, तो प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। इसके बाद जो है आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप यूज़ कर, मतलब जो कोपर्टी, सहेली, और ये सब आप बता सकते हो इसके अंदर बहुत सारी। हाउ डज द यूज़ ऑफ 3 मेथड हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। तो इसका हेल्थ पे तो ये इफेक्ट है कि अगर आप जैसे कॉन्डम का यूज़ करते हो तो STD डिजीज़, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जैसे एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, तो इससे बच जाओगे आप। और जो है प्रॉस्पेरिटी ऑफ फैमिली, ये है कि अगर बच्चे कम होंगे तो ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है फैमिली, खर्चा कम होगा, बच्चे अच्छे से खा पी पाएंगे, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, तो ये सब है। इसके बाद जो है 12, तो ये एक बायोलॉजी से, ये दूसरा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा आया है कि लिस्ट 2 फंक्शंस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इनके जो है पॉइंट्स की जगह यहाँ पार्ट्स आएगा, मिस प्रिंटिंग है, तो इसमें 2-2 फंक्शन लिखने हैं। तो ओवेरीज का फंक्शन है
एक तो ओवा का डेवलपमेंट करना और जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करना। इसके बाद है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो है ओवा को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए काम आता है। और दूसरा है कि यहाँ ये है फर्टिलाइजेशन होता है इस जगह पर, तो ये है लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यूटेरस में जो है मेन फंक्शन इसका एक तो भाई इम्प्लांटेशन का इसका एक मेन फंक्शन है। दूसरा इसमें है कि मतलब स्पर्म को आगे बढ़ाता है और फेलोपियन ट्यूब तक लेके जाता है, तो वो भी एक काम है इसका। इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसके बाद 14 नंबर पे है डिफरेंट स्पीसीज यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। अलग अलग स्पीसीज अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाती है किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि ये मेल है कि फीमेल है। इट कैन बी एनवायरमेंटल क्यूज और जेनेटिकली डिटरमाइन। ये एनवायरमेंटल क्यूज भी हो सकते हैं और जेनेटिकली डिटरमाइन भी हो सकते हैं। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिविंग रीज़न। तो इसे एक रीज़न और एग्जांपल दे करके इसको जस्टिफाई करो। ये जो लाइन दी है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एनवायरनमेंट क्यूज़ की मैं बात कर दूं, तो जैसे टर्टल्स होती हैं, लिजार्ड होते हैं, इनके अंदर जो है मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से होता है। जैसे लिजार्ड है, अब लिजार्ड में होता क्या है कि जैसे गर्मी में अगर हो रहा है तो गर्मी में जो है ज़्यादातर फीमेल्स पैदा होती है और जो ठंड है उसमें मेल्स होते हैं। जैसे टर्टल्स में भी होता है, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जेनेटिकली डिटरमाइंड आप ह्यूमन का एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे एक्स और वाई जीन एक साथ आते हैं तो मेल होते हैं और एक्स एक्स जो है वो फीमेल होता है। इसमें एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो दोनों तरीके से आपने एक एक एग्जांपल दे सकते हो, आप और भी बहुत सारे दे सकते हो बुक में से निकाल करके। अब ये तीसरा क्वेश्चन था जो बायोलॉजी से था। हाँ, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 3 बायोलॉजी से यहाँ पे आ चुके हैं 3-3 नंबर में। इसके बाद लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म द टेबुलर फॉर्म टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द एक्वायर्ड ट्रेट एंड द इनहेरिटेड ट्रेट विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसमें टेबुलर फॉर्म में आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब अलग अलग इनके अंदर बताना है कि एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। सबसे पहले तो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है, जो कि हम पैदा होने के बाद एक्वायर करते हैं। जैसे कि जैसे हमारे बॉडी बिल्डिंग हम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की शेप हम बदल सकते हैं। और जो है मान लो किसी का एक्सीडेंट होता है, उसके हाथ टूट जाते बाद में, पैदा होने के बाद में, तो ये जो ट्रेट होते हैं ये होते हैं एक्वायर्ड ट्रेट। और जैसे मान लो कोई बचपन पैदा ही लंगड़ा हुआ है या पैदा ही किसी के हाथ ही नहीं है, किसी को दिख नहीं रहा है, तो वो होता है कि जेनेटिकली इनहेरिटेड। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि एक्वायर्ड ट्रेट जो है पैदा होने के बाद इंसान के अंदर आता है और इनहेरिटेड जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी जब पैदा होता है तब भी उसके अंदर वो मौजूद रहता है। एक ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, तो इसमें काफ़ी कुछ है लिखने के लिए। तो ये जो है 14 क्वेश्चन है 3-3 नंबर वालों में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है स्टूडेंट, इसी फिजिक्स से लग रहा है। हाँ, स्टूडेंट हैज़ टू प्रोजेक्ट ए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वॉल। एक वॉल की दीवार के ऊपर 3 गुना ज़्यादा बड़ी इमेज बनानी, यानी मैग्नीफाइड इमेज बनानी किसी स्टूडेंट को। नेम द टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस इफ़ द कैंडल फ्लेम इज एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हाँ, तो इसमें जो है वॉल से वो 6 मीटर दूर खड़ा है, 3 गुना बड़ी इमेज बनानी। तो सबसे पहला जो उसने क्वेश्चन पूछा है कि लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो पहली बात ये है कि अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो इमेज बनेगी ही नहीं, क्योंकि रियल इमेज बनाने के लिए इसको कन्वर्जिंग लेंस की ज़रूरत है। तो पहले का आंसर है कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा इसने पूछा है कि फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले आपको u और v की ज़रूरत पड़ेगी। तो u और v के लिए इसने 2 हिंट दिए, इसमें 2 इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले इसने कहा है कि 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। तो आप जानते हो इसका -m इज टू -v/u इसका एक फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीफिकेशन इसमें 3 है, तो 3 इज इक्वल टू -v/u और v इज इक्वल टू -3u। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है कि 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो आपको पता है कि वॉल पे इमेज बनेगी, 6 मीटर दूर कैंडल रखी है, इसके बीच में कहीं लेंस रखा होगा। तो u और v, u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, v जो है ये डिस्टेंस है इमेज की। तो u प्लस v इज इक्वल टू 6 मीटर। तो ये दो इक्वेशन बन गई।
अब जो है v की अपन ने वैल्यू निकाली थी -3u, इसको पुट कर दो तो -3u और ये प्लस u इज इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा कि -3 मीटर, u इज इक्वल टू -3 मीटर के आसपास। फिर आप फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो उसके अंदर आप पुट करोगे, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, तो आपके पास आंसर आएगा -9/4। -9/4 आपका आंसर आएगा फोकल लेंथ का। फिर ये जो है फिजिक्स से न्यूमेरिकल था। इसके बाद ये भी फिजिक्स है। A child while playing with his father's spectacles burnt a hole in a piece of them tissue paper by focusing the image of the sun on it। इसमें एक बच्चा जो है उसके पापा के चश्मा के लेकर के आया है और उसने जो है टिश्यू को जलाने की कोशिश करी है। अब टिश्यू जल रहा है, इसका मतलब क्या है कि फोकसिंग लेंस है उस चश्मे के अंदर, फोकसिंग कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब दूर से जो आ रही है रेज उसको कन्वर्स किया गया है फोकस पे, यानी कि जल्दी से जल्दी उसको कन्वर्स करने की कोशिश की गई है। मतलब यही लेंस अगर आप आँखों के सामने लगाओगे तो वो जो है जल्दी ज़्यादा, मतलब जितनी दूर वो बन रही होगी, फोकस दूर होगा तो उसको पास में लाने की कोशिश करी गई है। तो इसका मतलब जो डिजीज़ है वो है इनके अंदर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास का दिखता नहीं है। अब पास जैसे आप देखोगे तो रेटिना से पीछे की तरफ जो है फोकस बनता है, फोकस आ जाता है उसमें नेचुरली, फिर आप ठीक करते हो तो इसको आगे की तरफ लाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा लेंस लगाते हो जिससे जल्दी कन्वर्ज हो और ठीक रेटिना पे ही उसका फोकस बने। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें जो है सबसे पहले नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम, तो सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया। फिर लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट। इसके 2 कॉजेज क्या हो सकते हैं डिफेक्ट के। पहला तो ये हो सकता है कि जो है लेंथ, जो मोटाई जो होती है लेंस की वो बढ़ गई है। दूसरा उनकी एज, जो सीलियरी मसल्स है वो एज की वजह से जो है कमज़ोर हो गई। तीसरा इसमें ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो हाउ दिस डिफेक्ट में बी करेक्टेड यूजिंग द ए सूटेबल लेंस। तो जैसे ही आप बुक खोलोगे तो उसमें डायग्राम आपको मिल जाएगा, किसी गाइड में देखोगे तो उसमें जल्दी मिल जाएगा। इसमें हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करते हुए एक डायग्राम दिया होगा। तो इसके ये जो है 2 न्यूमेरिकल हो गए हैं फिजिक्स से। तो इसके अंदर है 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी 3 नंबर का है। सम रेसिडेंट ऑफ योर कॉलोनी आर प्लानिंग टू कट ट्री टू क्रिएट ए प्लेस फॉर पार्किंग व्हीकल्स। तो ये तो मोरल साइंस का क्वेश्चन है। ये कॉलोनी में पेड़ काट दिए जा रहे, तो आपको क्या है, इसकी क्या रीज़न है, आप कैसे बचाओगे इसको, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो ये तो मार्क मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए कोई क्वेश्चन है। तो इसके बाद 5-5 नंबर, तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा कि केमिस्ट्री से इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बायोलॉजी से इसने 4 पूछे, फिजिक्स से इसने 2 ही पूछे और एक मोरल साइंस का। तो बायोलॉजी इसमें ज़्यादा भारी है, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। हालांकि फिजिक्स से बहुत हार्ड क्वेश्चन आए। अच्छा से ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है और जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये जो है इस पेपर के हार्ड क्वेश्चनों में से एक है। जो बच्चे हैं 10th के, जो आसानी से इसको एकदम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। इसके बाद है 19 जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेट 2 मेन रीजन्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 2 रीजन बताओ कि जो है कार्बन बहुत ज़्यादा नंबर में कंपाउंड क्यों बनाता है। तो सबसे पहले जो है इसका रीज़न है, एक तो टेट्राजेनेसिटी, ये एक साथ जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और मतलब कि 4 बॉन्ड एक टाइम पे बना सकता है। दूसरा इसमें रीज़न है कि आसानी से, मतलब इसकी जो है शेयरिंग कर सकता है ये आसानी से। इसकी जो है ज़्यादा स्टेबल इसके कंपाउंड होते हैं। तो ये कुछ रीज़न है। फिर इसके बाद है गिव रीज़न वाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड। तो उसके नीचे नेमली बाय, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग में थोड़ी दिक्कत है इसके अंदर, तो नेमली बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों बनाता है ये। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग ये बनाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये शेयर कर लेता है और उससे अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है कम क्यों होते हैं इसके, तो कम होने का कारण ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वीक होता है, मतलब आप थोड़ी सी अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो वो आसानी से टूट जाएगा, इसलिए उसके जो है आसानी से मेल्ट भी हो जाता है, आसानी से बॉयल भी हो जाता है। फिर सी इसका पार्ट है व्हाट हैपन व्हेन
राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, तो केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। तो ए पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एथेनॉल, एथेनॉल में एक सोडियम का पीस अगर आप गिराते हो तो क्या होगा। तो ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये, तो इसमें क्या है कि जैसे Na+ है, ये H- को रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट तो C2H5OH प्लस 2Na टू फॉर्म 2C2H5ONa प्लस H2, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके बाद है कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से एथेनोइक एसिड एक एसिड है, तो एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो देखो आप CH3COH, ये एक वीक एसिड, NaOH एक वीक बेस, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बाद जो है, ये पहला फिजिक्स से क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन था 5 नंबर का 19 नंबर पे। इसके बाद जो है 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बायोलॉजी से, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है। तो पहला इसमें ए, ड्रॉ ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाओ और ये पार्ट लेबल करो उसके ऊपर। पहले आपको डायग्राम बनाना है पूरे फ्लावर का, नीचे दिया हुआ है ये नहीं, पूरे फ्लावर का डायग्राम बनाना है। इसमें पार्ट डेट डेवलप इनटू फ्रूट, वो पार्ट जब कि फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ओवेरी आपको बनाना है। इसमें जो ये सी, इसमें हिंट, इसमें आप देखो नीचे से मदद भी ले सकते हो, जो C नंबर पे है ये ओवेरी है। इसके बाद है पार्ट डेट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, वो पार्ट जो कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो वो स्टेमन है, इसमें नहीं है। पार्ट डेट ट्रांसफर मेल गेमेट, तो जो मेल गेमेट को ट्रांसफर करता होता है पोलन ट्यूब, तो ये B नंबर पे जो दे रखा है ये पोलन ट्यूब है। इसके बाद है पार्ट डेट ट्रांसफर मेल गेमेट, अच्छा ये पार्ट डेट स्टिकी टू ट्रेप, वो पार्ट जो कि स्टिकी होता है, जो कि चिपकाने का काम करता है, तो वो यहाँ पर होता है। ये जो A है ये तो है पोलन ग्रेन, इसके नीचे होता है कि स्टिग्मा, तो स्टिग्मा पे जो है पोलन ग्रेन आके स्टिक हो जाता है, तो स्टिग्मा इसका आंसर। फिर इसमें है ABCD पार्ट बताने हैं आपको। तो A जो है पोलन ग्रेन, B जो है पोलन ट्यूब, C जो है ओवेरी, और D जो है एंथ्रोपॉइड सेल से। डायग्राम आप देख के जाना, इसका फ्लावर का इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो ये बायोलॉजी से क्वेश्चन था 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। हाउ डज स्पेसिएशन टेक प्लेस, स्पेसिएशन मतलब होता है कि अलग अलग स्पीसीज कैसे बनती है। तो जैसे आप अपन सब ने इवोल्यूशन के बारे में जानते ही कि सब एक ही से निकले हुए, तो लेकिन स्पीसीज बनती कैसी है, तो इसमें बहुत सारे कारण है, बहुत सारी थ्योरीज है। जैसे जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक जो है जानवर अलग कॉन्टिनेंट पे रहता है, एक अलग कॉन्टिनेंट पे रहता है, तो उसके बीच में जो है डिफरेंस आ जाता है। तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन इसका एक कारण हो सकता है, जीन में चेंज आना, और जो है नेचुरल सिलेक्शन, जो है नेचर की वजह से कुछ चने मर गए, कुछ अच्छी स्पीसीज थी वो जिंदा रह गई, तो नेचुरल सिलेक्शन वगैरह है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद है डिफाइन द टर्म जीन, जीन क्या होता है। जो जीन वो चीज़ होती है जो कि किसी एक मदर और फादर से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करवाती है। उसके बाद C इसने पूछा द जीन ऑफ रेड हेयर इज रेसेसिव टू द जीन ऑफ ब्लैक हेयर, जीन जो है रेड है, मतलब जो रेसेसिव जीन है वो रेड कलर के लिए, और जो ब्लैक कलर का जो हेयर है वो डोमिनेंट जीन के अंदर है। तो व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ द चाइल्ड इफ़ इट इनहेरिटेड ए जीन ऑफ रेड कलर फ्रॉम हिज मदर एंड जीन ऑफ ब्लैक कलर फ्रॉम हिज फादर। मतलब अगर रेड कलर मदर से आ रहा है और ब्लैक कलर फादर से आ रहा है, तो बच्चे के अंदर कौन से कलर के हेयर होंगे, तो वो होंगे ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी, ज़्यादा भारी है वो, तो वो अपने करेक्टर को शो करेगा। एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट के हेल्प से आप बता सकते हो। एक तरफ आप लिख देना कि ब्लैक हेयर के जीन बी, और एक तरफ स्मॉल बी, तो रेड हो जाएगा। आप जैसे ही नेरेटिव F1 जनरेशन बनाओगे तो सारे उसमें ब्लैक कलर के, मतलब बड़ा बी और स्मॉल बी, तो बड़े बी ज़्यादा डोमिनेंट है, तो ब्लैक हेयर के बच्चे होंगे सारे। तो ये दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से था। इसके बाद है कि 22 ए, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, लिस्ट 3 फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व
विच कलर वॉयलेट और रेड एपियर एट टॉप ऑफ रेनबो। मतलब इसमें सबसे पहले कि जो ये बताया है, पूछा है कि ये बताओ कि जो रेनबो बनता है वो कैसे बनता है। दूसरी बात कि तीन फिनोमिना कौन से हैं। 22A एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले जो इसमें फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इसमें बताना, तो एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में जिसमें एक ड्रॉप बनाई हुई है। तो उसमें एक रे आके गिरती है, सबसे पहले उसमें रिफ्रैक्शन होगा तो वो एंटर करेगी अंदर, फिर उसमें डिस्पर्जन होगा क्योंकि हर एक जो वाइट लाइट आ रही है उसमें 7 कलर की लाइट होती है, तो हर एक लाइट की वेव लेंथ अलग होती है, तो अलग अलग हो जाएंगे वो, तो डिस्पर्जन अलग अलग हो रहे हैं। रिफ्लेक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई लाइट, फिर वो जाएगी सामने और टकरा करके वापस आएगी, तो वो वहाँ पर होगा रिफ्लेक्शन, फिर बाहर निकलेगी। तो ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है। फिर इसने तीनों प्रोसेस के नाम पूछे कि तीन फिनोमिना कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो पहला हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरा हुआ डिस्पर्जन, तीसरा हुआ रिफ्लेक्शन। फिर इसमें वॉयलेट और रेड एपियर ऑन द टॉप। तो रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो सबसे ऊपर वॉयलेट और फिर नीचे नीचे रेड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट एट नून, गिव एक्सप्लेनेशन फॉर द ईच। तो सनराइज और सनसेट जब होता है तो रेड कलर का हमें सन नज़र आता है। तो रेड कलर के नज़र आने के पीछे कारण ये है कि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आसानी से जो है ट्रेवल करती हुई यहाँ अपने आँखों तक पहुँच जाती है। जो बाकी जितने कलर की वेवलेंथ होती है वो कम होती है, तो वो अपने इतनी दूर पहुँच नहीं पाती। तो सन जो है सनराइज सनसेट की वक्त सबसे ज़्यादा दूर होता है हमारी आँखों से, इसलिए वो रेड नज़र आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 ये भी फिजिक्स है। तो 5 नंबर में 2 फिजिक्स के और 2 बायोलॉजी के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर। ये तीसरा फिजिक्स है क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर इज यूटिलाइज फॉर यूजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 फिजिक्स है। विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर इज यूटिलाइज फॉर यूजिंग देम एज शोइंग शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर क्या करता है, बड़ी बड़ी इमेजेस को छोटा करता है, मतलब इस छोटी इमेजेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो शेविंग में हम जो है हमारा बड़ा सा फेस जो है छोटे से मिरर में आसानी से नज़र आ जाता है। Second, light passes through a rectangle slab and through triangular shape prism, glass prism. Using proper ray diagram, explain in what way does the direction of the two emergent beam differ with respect to the incident beam of light. तो इसमें आप डायग्राम बना देना, आप बुक में मिल जाएगा आपको रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का। डिफरेंस मैं बता दूँ आपको कि जो रेक्टेंगल स्लेब होती है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे जो बाहर निकलेगी रेज, इमरजेंट रे बीम जिसको हम बोलते हैं, बाहर जो बीम निकलेगी वो होगी इंसिडेंट रे के पैरेलल, और जो ट्राइंगुलर होगा उसमें पैरेलल बिल्कुल नहीं होगी। इसके बाद है थर्ड, ए कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। फोकल लेंथ इसमें दी हुई है 50 सेंटीमीटर, आपको सीधा सीधा पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का फॉर्मूला अगर सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दी है तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f, यानी 100/50 यानी कि 2, इसकी पावर आएगी 2 इस डायोप्टर। इसके बाद जो है 24 नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर में। ये जो है रोहित क्लेम टू ऑब्टेन एन इमेज ट्वाइस, तो ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन है। रोहित क्लेम टू हैव ऑब्टेन एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉनकेव लेंस, इज ही करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो रोहित ये कह रहा है कि जो इमेज बनी है वो जस्ट बड़ी 2 गुना बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट की साइज से, जब इसने कॉनकेव लेंस का यूज़ करा। तो इसकी सबसे बड़ी गलती तो यही इसमें आ गई कि इसने कॉनकेव लेंस का यूज़ करा। तो ऐसा नहीं हो सकता, कॉनकेव एक डाइवर्सिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें रियल इमेज बन ही नहीं सकती। तो डबल साइज की इमेज बनना पॉसिबल ही नहीं है जब इमेज ही रियल नहीं होगी। तो फिर उसके बाद सेकेंड है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट be placed in case of convex lens to form an image of the same size as of the object. Show with the help of ray diagram position nature of the image formed. इसमें आपने केस देखा होगा कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, जब अपन 2f पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो दूसरी साइड 2f पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो उसका एक आपको केस बुक में दिख जाएगा। शो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, एक रे डायग्राम बनाना है। पोजीशन है दूसरी तरफ
जो है राइट साइड में +2f एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर क्या होगी इमेज की कि इन्वर्टेड और सेम साइज। इसके बाद है थर्ड, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम इलुस्ट्रेट द चेंज इन पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द कॉन्वेक्स लेंस इज इन केस इज रिप्लेस्ड बाय कॉन्केव लेंस ऑफ द सेम फोकल लेंथ। तो इसमें आपको है ना, इसने ये पूछा है कि एक रे डायग्राम बनाइए और ये बताइए कि जब कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे और फिर कॉन्केव लेंस रखेंगे तो एक इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले पोजीशन जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर जो है इमेज बनती है राइट साइड में, और जो कॉन्केव लेंस होगा उसमें हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगी। नेचर जो है वो इमेज की रियल होता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, और कॉन्केव लेंस अगर आप यूज़ करोगे तो वर्चुअल इमेज यानी कि नॉन रियल इमेज बनेगी। साइज जो है बहुत डिफरेंस आएगा। साइज जो है कॉन्वेक्स के अंदर तो है छोटी, मीडियम, सेम साइज और थोड़ी सी ट्वाइस लेंथ की बन जाएगी। और जो कॉन्केव लेंस अगर आप यूज़ लोगे तो वेरी डिमिनिस्ड जो है इमेज बनेगी। तो ये इसमें डिफरेंस आ जाएंगे। इसके बाद जो है ये भी फिजिक्स से क्वेश्चन था, तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन में एक भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, 3 फिजिक्स के और 3 जो है, अच्छा ये जो एक क्वेश्चन था पहला ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, तो केवल एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ये 20वां बायोलॉजी से, 21 नंबर का बायोलॉजी से, और फिर जो है 22, 23, 24 ये तीनों फिजिक्स से क्वेश्चन थे। इसके बाद सेक्शन बी है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये तो आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो आप टिक लगा के आओगे। थैंक यू।